औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम यूथ अफेयर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो मंथली स्केजुअल है उसके अंदर एक प्रोग्राम जो है हम वो यूथ अफेयर के हवाले से करते हैं। तो आज जो है वो हम स्पेसिफिकली हमने कुछ मेहमान यूथ एक कपल्स को बुलाया है और इसके हम एक भरपूर अंदाज में उनसे डिस्कस भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी पूछेंगे और उनके मुख्तलिफ सवालात उनके से करेंगे, ताकि जो है हमारे जो नौजवान जो एक शादीशुदा जोड़े हैं या जिन्होंने शादी करने का इरादा कर रहे हैं या एक प्रोफेशनल लाइफ, दोनों मियाँ बीवी एक प्रोफेशनल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और वो किस तरीके से गुजारते हैं और क्या क्या मुश्किलें उनकी आती हैं, उस हवाला से पूछेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस जो है वो हमारे यूथ जो है इस माशरे के अंदर उनको कौन कौन से चैलेंजेस जो है ना हमकिनार होते हैं हर रोज़। तो आइए मैं आपका जो है ना एक तारुफ कराता हूँ अपने मेहमानों से। हमारे मेहमान जो है जनाब उमर इकबाल साहब मौजूद है। उमर इकबाल साहब, वेलकम टू अवर शो एज वेल एंड थैंक यू फॉर द गिविंग अस द टाइम। एंड मिसेस उमर इकबाल, लेकिन समीना बिल्किस साहिबा यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी, थैंक यू। और उमर इकबाल का जो मेरे पास आपका जो तारुफ है उमर, वो ये है कि आप जो एक वो मैक मास्टर से आपने ग्रेजुएट किया है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं और एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक है यहाँ पर। और समीना, आप जो हैं वो फार्मासिस्ट प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और हाउस वाइफ भी हैं, घर भी चलाती हैं और दवाएं भी देती हैं लोगों को। एम आई राइट? अच्छा, ठीक है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो उमर आपसे पूछते हैं कि फाइनेंशियली क्यों? तो आरिफ साहब, मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं बचपन से ही मैथ में बहुत अच्छा था। तो जब मेरी ग्रेड 12 तो इसका मतलब जो लोग मैथ में अच्छे हैं उनको फाइनेंस में जाना चाहिए आइडियली क्योंकि अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो जाहिर है फाइनेंस में जो है बहुत ज्यादा मैथ का इस्तेमाल है। ठीक है। तो जो है उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। तो जब मैं ग्रेड 12 में आया तो उसके बाद मेरे पास 2-3 रास्ते थे कि या तो मैं साइंस में चला जाऊं या बिजनेस में आ जाऊं या इंजीनियरिंग में चला जाऊं या लॉयर बन जाऊं। वही जो देसियों के पास जो 3-4 ऑप्शन होते हैं। अब्बा ने क्या कहा? अब्बा ने तो कहा था कि डॉक्टर बन जाओ। अच्छा, डॉक्टर बनाने, लेकिन वो खून को देख के मुझे हैबत आती थी, तो इस वजह से ठीक है। तो उस वक्त मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे ख्याल से बिजनेस जो है बहुत अच्छी फील्ड रहेगी मेरे लिए जाने के लिए। और जब मैं बिजनेस में गया तो मुझे ये अंदाजा भी हुआ, क्योंकि जो है मतलब बहुत सारी चीजें मुझे इंट्यूटिवली आती थी जो क्योंकि मैं मैथ में अच्छा था और जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है बिजनेस में उसमें वैसे भी मेरा दिमाग ज्यादा तेज चलता था। तो उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज में अच्छे हैं या आपको लगता है कि जो चीज आपकी स्पेशलिटी है उसी में आप मेजर करें और उसी पे आप फोकस करें। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो जाहिर है आप उस फील्ड में भी अच्छा करेंगे। तो आपका पैशन भी था? बिल्कुल। ठीक है। नहीं, पैशन की तो सुननी चाहिए। वैसे मेरा तो अपना भी जाती राय है कि भाई पैशन की जरूर सुने। तो आपने फार्मेसी क्यों शोबे को चुना? बचपन से हेल्थ साइंसेस का बहुत शौक था। अच्छा, हेल्थ साइंसेस के शौक? डॉक्टर का बनने का बहुत शौक था। पाकिस्तान में जनरली जिसको साइंस का बहुत शौक होता है वो डॉक्टर बन जाता है। ठीक है। या डेंटिस्ट बन जाता है। ठीक है। मेरी बहुत यंग एज में शादी हुई एंड आई वाज स्टिल इन स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अंदाजा हुआ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। It's 10 years or so. And it's not an easy journey as well. easy का इतना मुझे वो नहीं था कि ठीक है हर रास्ते में हर ऊंच नीच होती है, लेकिन क्योंकि जाहिर है आप 2 लाइफ बैलेंस कर रहे होते हैं, मैरिड लाइफ और जाहिर स्टूडेंट लाइफ, तो यू नीड टू बैलेंस बोथ। दोनों को टाइम देना जरूरी होता है। तो मुझे लगा था कि फार्मेसी टेक्नीशियन इज अ वे आउट, कि मैं वो भी अपना शौक पूरा कर लूँ साइंस की तरफ और अपनी फैमिली को भी टाइम दे दूं। ठीक है। तो वो मुझे एक आइडिया। तो एक आप फाइनेंशियली सपोर्टेड वाइफ भी हैं और घर को सपोर्ट करने वाली वाइफ भी हैं। तो दोनों शोबे को बहुत अच्छे। तो पिछले दिनों तो वो ख्वातीन का डे गुजरा है, तो हमारी बेगम ने तो वैसे ही ऐलान कर दिया था कि भाई अब आ रहा है वुमेन्स डे, आज के दिन मैं कुछ नहीं करूंगी। तो आपके साथ क्या हुआ? तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ था कि इन्होंने कहा था कि आज के दिन मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा था कि आज के दिन मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो फिर हम दोनों ने बाहर जाके खाना खा लिया। नहीं, भले ये तो बहुत बड़ी जाती है हमारी बेगम, नहीं ये तो बताती थी। लेकिन यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि मुझे तोहफा भी मिला था। अच्छा, आपको तोहफा भी मिला? चले, अच्छी बात है। चले, ठीक है, जबरदस्त। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब, लेकिन ये कि मेरा तो एक तरीकेकार ये तो होता है कि बाज़ दफा मैं जोश में होता हूं तो वो इतवार को नाश्ता बना लेता हूं। सही बात है। तो मैं तो ये हुआ कि मैंने कहा बेगम नाश्ता बना देते हैं आपके लिए, और क्या कर सकते हैं, इससे बेहतर तो कोई और काम नहीं कर सकते। सही बात तो शी लाइक एज वेल। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि हम जो है वो खास तौर पे मियाँ बीवी को जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एटलीस्ट, राइट। और एक दूसरे के साथ जो है वो जनाब। अच्छा, एक
इससे पहले कि मैं दूसरी पर्सनल लाइफ और इस हवाले से गुफ्तगू करें आपसे, तो मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपकी कोई क्या अचीवमेंट्स हैं, मतलब एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उमर क्या अचीव किया अब तक? तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैकमास्टर से, मैंने एक बीकॉम की डिग्री उस वक्त ली। उसके बाद मैं डेलॉइट है जो एक ऑडिटिंग फर्म है दुनिया की 4 बड़ी में से एक, उसमें मैं लगा जाके। वहाँ पे ज़ाहिर है मैं एज एन ऑडिटर लगा, तो वहाँ पे मुझे एक जो एडवांटेज मिला वो ये था कि बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज को ऑडिट करने को मिला। ठीक है। तो बहुत सारी पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, एनपीओज, जो आप कहें, बेसिकली मैंने हर को जाके ऑडिट किया और देखा। एक और काम मेरा ये भी था कि मैं टैक्स को भी सपोर्ट करता था। तो टैक्स में जो है मतलब लोगों का टैक्स रिटर्न करना, पर्सनल और कॉर्पोरेशंस के टैक्स रिटर्न करना, तो वो भी एक एक्सपोजर मिला। ठीक है। उससे आपको काफी अंदाजा होता है कि अच्छा बड़ी बड़ी कंपनीज चलती किस तरह है दुनिया में। ठीक है। उसके बाद फिर इसने मेरे लिए ये काम बहुत आसान कर दिया कि मुझे पता था कि अच्छा मैं अगर यहाँ से निकलूंगा तो फिर मैं अगला मेरा स्टेप क्या होगा। तो इसी वजह से अब आर्सेलोरमिटल जो है, जो कि दुनिया की आप समझेंगे सबसे बड़ी स्टील मिल है या स्टील कंपनी है, उसके मैं जो हैमिल्टन में उनका प्लांट है वहां पे मैं इंटरनल ऑडिट मैनेजर हूँ, पूरे कनाडा रीजन को देखता हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त। तो ये मैंने अचीव किया है पिछले 8 साल में। और इंटरेस्टिंगली अगर आपका इंटरेस्ट हो अपनी फील्ड में तो जाहिर है फिर बंदा मतलब उसमें सक्सेस भी देखता है, क्योंकि वो मेहनत भी उसके लिए ज्यादा करता है और मतलब उसका इंटरेस्ट भी होता है, तो टाइम का इतना पता भी नहीं चलता जब उस पर लगता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो कहाँ देख रहे हैं अगले 10 साल में? अभी तो अगले 10 साल में तो देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे अभी लगे हुए हैं उसी की तरफ जो है और कोशिश करेंगे और भी जरा इधर उधर नजर घुमाएंगे, देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि माइलस्टोन होता है आदमी के दिमाग के अंदर कि यार आई वांट टू अचीव दिस। एक जो चीज जिसमें अभी तो जाहिर है मैं ऑडिट के साइड पे हूँ क्योंकि मैं इंटरनल ऑडिट को देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। तो जिस तरह कोई भी कंपनी जो है उसकी जो ऑपरेशंस होती हैं वो कैसे चलती हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है कैसे होती है, किस लेवल पे होती है। ठीक है। तो मैं अपने आप को मतलब अगर आप कहें कि अगले 5 से 10 साल या उससे आगे मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में देखना चाहता हूँ कि मैं जो है की डिसीजंस बना सकूँ एक कंपनी के लिए। ठीक है। पर अगर वो कंपनी ग्लोबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई मेजर रोल हो आपका, एटलीस्ट जो है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं मेजर, तो एटलीस्ट वहाँ कोई आपका रोल हो और फाइनेंशियल साइड के ऊपर आप जो है वो समझते हैं कि आप एज ए प्रोफेशनल जो है एक मेजर रोल अदा करें वहाँ पर। बिल्कुल। तो आप कैसे कहाँ देखते हैं अपने आप को? मेरा जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि मैं हॉस्पिटल्स में बहुत काम करना चाहती हूँ। मेरा भी सिर्फ स्कूल के जरिए हॉस्पिटल में मेरा काम का इत्तेफाक रहा है। ठीक है। लेकिन एज अ जॉब एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में भी इतनी मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ उसके लिए। और अभी आपने रिसेंटली पास आउट किया? जी रिसेंटली अभी मैंने ग्रेजुएट किया और जाहिर है फार्मेसी टेक्नीशियन के लाइसेंस के लिए जो है एग्जाम भी देना पड़ता है जी, तो वो सारे पास करने के बाद मेरे ख्याल में फार्मेसी टेक्नीशियन का एंड जो रीच है मुझे लगता है वो हॉस्पिटल्स है, क्योंकि हॉस्पिटल से आगे देयर इज नो बेटर वे कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें किसी भी कम्युनिटी को। तो जाहिर है एक तो जो है सफरिंग ह्यूमैनिटी है इसको जो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, तो ये सिर्फ एक काम नहीं है, इबादत भी है। जी। और जाहिर सी बात है हमारे दिमाग के अंदर बहैसियत मुसलमान ये बात रहनी चाहिए कि सम प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, बल्कि ये इंसानी खिदमत भी है और हम इंसानी खिदमत के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचते भी हैं और कोशिश कर। और फिर आपका अपना जो एक्सपोजर है, माशाल्लाह आप हिजाब लेती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक जो इंट्रो जो है, जैसे ही आप दाखिल होती हैं आपका इंट्रो वहाँ मौजूद होता है कि शी इज मुस्लिम्स, और आप अच्छा उस प्रोफेशन के अंदर करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे यार शी इज अ नाइस वुमन, राइट? मुझे इससे एक वाकया याद आ गया। जी प्लीज शेयर विद अस। रैंडमली हिजाब की आपने बात की, हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी 12 आवर शिफ्ट्स थे। और मेरे जो फार्मासिस्ट थे वहाँ पे वो एक एशियन थे, चाइनीज थे। उन्होंने देखा कि मैं पानी पी रही थी तो मैं बैठी हुई थी, क्योंकि हमारा मोस्टली काम जो होता है वो स्टैंडिंग होता है, इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तो मैं ऐसी जमीन पे बैठ के मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। ऐसी टेबल चेयर कुछ था नहीं, मैं जमीन पे बैठ के पानी पीना शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ देख रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा उस तरह पानी पिया, तो वो मेरी तरफ आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जमीन पे बैठ के क्यों पानी पी रही हैं? क्या आप मतलब काम अवॉइड करना चाह रही हैं, क्या आपको ज्यादा काम दे रहे हैं इसलिए आप छुप रही हैं? या
मैं मुझे हंसी आ गई कि इनको समझ शायद नहीं आई है। फिर मैंने उनको बताया कि इसका एक पर्पस है। मेरे रिलीजियसली जो है हमें ये सिखाया जाता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए। ही वाज वेरी इंस्पायर्ड कि मैं अपने रिलीजन को अपने वर्क में भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ और इंक्लूड कर रही हूँ। सो दैट वाज वन थिंग जो मुझे काफी क्लिक किया कि समवन इज नोटिसिंग मी, इज नोटिसिंग माय रिलीजन। एग्जैक्टली। तो वो No, that's a very amazing story actually. Very amazing story because these are the small stories, right? That we have to share with our society. जब हम multicultural society के अंदर most diversified society कनाडा की कहलाती है उसके अंदर रहते हैं तो हम जो है वो अपने मजहब को, अपने religion को, culture को share करते हैं उनके साथ. And this is one of the amazing story. I definitely quote that one somewhere as well. Sure. तो उमर ये बताएं कि एक और जो आप दोनों की एक और जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे जो माशरा है खासतौर पे कैनेडियन, मेरे अपने बच्चे हैं उनसे मैं पूछता हूँ यार कि वो फला मेरी बहन की बेटी बहुत प्यारी लग रही है, उससे शादी तुम्हारी करवा देते हैं या बेटे से करवा देते हैं, राइट? ये तो वो कहते हैं कि यार ये कजन्स मैरिज तो यहाँ बिल्कुल इज नॉट गुड, कजन मैरिज तो होनी नहीं चाहिए। बड़े मुखालिफ हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो कजन मैरिज शायद उनके यहाँ नहीं होती है। तो वो हमारे जो बच्चे हैं मुसलमान, उनके आप दोनों तो माशाल्लाह कजन्स भी हैं, राइट? जी जी जी। तो एक अच्छी एग्जांपल है यूथ के अंदर कि कजन्स मैरिज हुई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात है ये मतलब अभी तो खैर अब सबको ऑन रिकॉर्ड है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बात आपने सही कही है कि यहाँ पे जो है ना इस चीज को ऐसा समझा जाता है जैसे कजन के रिश्ते को जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है। जाहिर है पाकिस्तान में या इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में और मुसलमानों के बीच में खास तौर पे ये बात ऐसी नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महरम और नामहरम का इशू है। हाँ, महरम और नामहरम की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मतलब जिसमें इनकरेज किया है कि कजन मैरिजेस को, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है कि क्योंकि जो लोग यहाँ के माशरे में बड़े होते हैं तो उनके साथ जो है ये चीज भी आती है कि उनको लगने लगता है कि नहीं ये तो जो है ना मुझे कैसा देखा जाएगा अगर मैं किसी को बताऊंगा कि जो है ना मेरी मतलब ये कजन बीवी है या कजन शौहर है। लेकिन जाहिर है हमारे अंदर, हमारे माशरे में और हमारे मजहब में इस तरह इसको नहीं देखा जाता। तो हमारी जिस तरह अरेंज्ड मैरिज है और ये मेरी खाला की बेटी है, ठीक है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो उनको नजर नहीं आता है वो ये है कि जब आप जाहिर है किसी से शादी करते हैं तो आपको उसको और उसकी फैमिली को जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, क्योंकि जो आप उसकी फैमिली की क्वालिटीज होती हैं वही उसके अंदर आती हैं और जाहिर है जो आपकी फैमिली की क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर आती हैं। तो जनरली होता ही है कि अगर आप किसी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं और उनके साथ आपका उठना बैठना है और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं तो आप बहुत अच्छी तरह उस फैमिली को जान जाते हैं। तो अगर उनका बेटा या उनकी बेटी आप अपने पास ले आए तो उससे जो है मतलब आपको एक बहुत बड़ी अननोन चीज आपके लिए नोन हो जाती है, क्योंकि जाहिर है आपके पास कोई सरप्राइजेस नहीं रहते। एक प्लस पॉइंट है ये, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है, दो फैमिलीज ऑलरेडी एक दूसरे को जानती हैं, उनकी फैमिली रिश्तेदार एक जैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये मतलब उनकी खाला, उनकी फुप्पो, उनकी ताया सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो बड़ा मतलब गैदरिंग भी होती है तो सब इकट्ठे होते हैं। मतलब मैं तो मेरी खुद अपनी कजन मैरिज है तो मैं मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है इस बात को। नहीं, और एक और बात ये भी है ना कि देखें अगर आप कजन्स में मैरिज करते हैं तो जाहिर है वो आके आपके घर में जो है आपके वालिदैन की भी इज्जत वो करेगी, क्योंकि जाहिर है एक रिश्तेदारी का भी वो रिश्ता है और फिर जाहिर है मतलब इसकी शर्त नहीं है वैसे ये। हाँ, लेकिन जाहिर है जी जी जी, लेकिन मतलब लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हाँ, ठीक है। तो हमें जो है इस बात से बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मजहब में इस बात की इजाजत है और कल्चरली भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत बात है, तो इस बात से शर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो समीना आपसे पूछ लेते हैं, क्या चैलेंजेस आप देखती हैं कजन्स मैरिज के? चैलेंजेस बताएं आप मुझे, इन्होंने तो अच्छी बातें बता दी जा रही हैं, चैलेंजेस आप बताएं क्या है? चैलेंजेस तो मैं इट्स हार्ड टू से कि चैलेंजेस कोई हैं, लेकिन एक पॉइंट है जो एक्चुअली इन्हीं का पॉइंट है जो ये अक्सर बोलते हैं, आज शायद उन्होंने नहीं बोला, वो ये है जो मैं एक्चुअली समझती हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है इंटर मैरिजेस में, कि जब आप कजन से मैरिजेस करते हैं तो यू डोंट ऑलवेज सी द गुड, आपको उसके बैड का भी पता होता है। ठीक है। अगर आप बाहर शादी करते हैं यू ऑलवेज सी द गुड, अच्छा किताब कितना कमाता है, इसको क्या पकाना आता है, क्या पढ़ा है इसने,
but you don't know the bad, ये उनका दूसरा साइड हाँ, है। सही पर रिलेशनशिप्स में जब आप हाँ, एक साथ पले बड़े होते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, हर तरह you embrace it all together, ठीक है, हर तरह से embrace ठीक है। मतलब कोई ऐसा शौक नहीं लगता शादी के बाद, शौक नहीं लगता, मतलब जैसे जिंदगी पहले थी वैसी गुजर गई अपनी, सिवाय ये कि मेकअप वेकअप करके जो फर्स्ट दिन जो उसके बाद कोई शौक नहीं लगता। Exactly. और अगर आप अपने कजन्स में मैरिज करें तो आपने मेकअप के बगैर भी देख लिया होगा शादी से पहले। आपको पता है कि मैंने आज ये मुख्तलिफ देख रहा हूँ, कल फिर वही देख रहा हूँ। सही बात है। तो बहरहाल ये तो मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आप दोनों इस तजर्बे से गुजर रहे हैं, शादी की माशाल्लाह आप दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अच्छा, एक और इशू भी है जो बड़ा रिलेटेड है, और मैं ये भी इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ ये जो कजन्स मैरिजेस के साथ, कि इशू ये है कि यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है उनकी डिवोर्स रेट बहुत हाई है, और उसकी बुनियादी वजह मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं मुख्तलिफ फैमिली अफेयर्स के अंदर, वो ये कहते हैं कि पेशेंस नहीं है नौजवानों में, और बहुत छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाती है। मतलब मैं खुद एक तलाक का तो मैं खुद गवाह हूँ कि वो लड़की ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया उनसे पूछे बगैर, तो उनको पसंद नहीं आया पिज़्ज़ा क्यों मंगवा लिया, उस पर तलाक हो गई दोनों की। तो बाज़ दफ़ा बहुत छोटी बात के ऊपर, फिर जाहिर बात है जब आप कंबाइंड फैमिली के साथ रहते हैं या फैमिली आपकी रहती है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि फला को ऐसा क्यों नहीं कर, मैं तुम्हारे घर गया तो ऐसा हो गया, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, वो किया, ये सब चीजें भी होती हैं। तो आप दोनों की कजन मैरिज भी हुई है, तो आप के क्या चैलेंजेस आए, इस तरह के कोई चैलेंजेस से गुजरे आप लोग जहां पर आप समझते हैं यार कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे बर्दाश्त करना? देखें आरिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अब जाहिर है मेरी उम्र 31 साल है, ठीक है, तो मैं अभी बिल्कुल लड़कपन में तो नहीं है, तो मेरा बचपना जो गुजरा है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चीजें खराब हो जाती थी तो उसको हम ठीक कर लेते थे, ठीक है, वो जो है ना फेंक के दूसरी चीज नहीं लाते थे, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरी तो बचपन से जो है तरबियत यही हुई है कि अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसको जो है ठीक करने की कोशिश करो, ना कि उसको बदल दो, मतलब फेंक दो नहीं, ना कि फेंक दो, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा, दूसरी चीज जो आजकल के जमाने में बहुत बढ़ गई है कि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप देख लें, फर्ज करें कि आप घर में बैठे हुए आपको अमेज़न से दुनिया भर का जो सामान चाहिए आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह का आपको पिज्जा चाहिए, जिस तरह का खाना चाहिए, जिस तरह के कपड़े चाहिए, जो आपको चाहिए फौरन मिल जाएगा, आपको नहीं पसंद है आप फेंक के दूसरा लें, ठीक है। ये जो है लोगों की साइकी के अंदर हर चीज में आ गई है, लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हो गया है, लोगों के अंदर मतलब वो ये नहीं चाहते कि कोई मसला है तो उसको मैं सॉल्व करूं बैठ के, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दूं, क्योंकि देखिए जाहिर है आप किसी के साथ रहना शुरू करते हैं, थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती है, कौन सा ऐसा शख्स है जो कहे 100% परफेक्ट है? नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन असल चीज यही है कि आपको उस पे काम करना है और आपको बर्दाश्त करना है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। इस पे इसी को कहते हैं प्यार मोहब्बत, इसी को कहते हैं शादी, इसके अलावा तो नहीं चल सकता काम अगर आप जो है छोटी छोटी बातों पे जो है वो, ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, तो मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं मैं तुमसे एक सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि मैक मास्टर में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, तो एक सवाल ये कि मैं महसूस करता हूं कि बहुत सारे नौजवान जो है वो हमारी जो एमएसए है उसको ज्वाइन नहीं करते, तो आपने ज्वाइन किया था एमएसए को? तो मैं एमएसए के साथ इस तरह इन्वॉल्व था कि मैं उनकी एग्जैक्ट पे तो नहीं था, लेकिन उनके जब भी कोई इवेंट्स होते थे या जिस तरह मस्जिद में आना जाना, जब मैं 4 साल वहां पे था उसमें मैं होता था। बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं करते कि उनके पास टाइम नहीं होता, कुछ लोग इस वजह से नहीं करते मतलब सुस्ती की वजह से, अगर उनके फर्ज करें घर में जो है नमाज का रिवाज नहीं है या दीनी माहौल नहीं है तो वो अवॉइड करते हैं, मौलवियों के चक्कर में कहाँ पड़ गए। ठीक है, तो 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ना लोग नहीं, मतलब आप समझते हैं घर की वजह से, जो घर की, लेकिन यार बहुत सारे घर के अंदर जो तालीम दी जाती है उनके बच्चे भी नहीं करते असल में जो है ना होता है, लेकिन कुछ लोग सुस्ती में नहीं करते, कुछ पढ़ाई ज्यादा हो इस वजह से नहीं करते, कुछ लोगों का जो है वो ग्रुप अलग तरह का बना होता है तो उनको एमएसए में आने से शर्म आती है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ शर्म वाला जो पहलू है ये भी है वैसे, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये है, बहुत है। तो चले एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाज़रीन बहुत अहम तरीन हमने सवाल पूछने हैं, खासतौर पे समीना से कि वो हाउस वाइफ भी हैं और जनाब जॉब भी करती हैं, और उसके बाद जो है वो उमर जो है उनकी कितनी हेल्प आउट कराते हैं, क्योंकि वो तो हेल्प आउट कर रही हैं उमर को, लेकिन वो कराते हैं या नहीं कराते ये देखना है। और फिर यहाँ पर जो है जो नौजवान मुसलमानों की जो सोसाइटी है उसके अंदर जो यूथ के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं।
तो नाज़रीन, वक्फे से पहले जो है आपकी मुलाकात हम उमर इकबाल और समीना बिल्कीस से करवा रहे, तो एक दफ़ा फिर जो है हम वक्फे के बाद दोनों से सवाल हुई और बड़ा अहम सवाल पूछने हैं आपसे। और अब तक जो है वो हमने कोशिश की है कि ज़रा जो है ना हम बहुत सारी पर्सनल बातों को, एक और पर्सनल बात भी हमने आपसे पूछनी है क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो, कि क्योंकि बैक होम में तो ये होता है हमारे, क्योंकि आप तो खैर काफ़ी अरसा यहाँ रह रहे हैं, समीना उसके बाद आई हैं, तो लेकिन एक बैक होम में कल्चर तो है कि वो सारा काम घर का जो है ना वो खवातीन ने करना है। अच्छा, इवन बेचारी वो जॉब भी करती होंगी ना वहाँ पर, तो 6-8 घंटे की जॉब करने के बाद भी नाश्ता उन्होंने तो वो सुबह तैयार करना है, उसके बाद सारे काम उन्होंने करने, खाना भी शाम को पकाना है, जॉब भी करनी है। मेरे घर में भी ये होता है, मेरी वाइफ भी स्कूल में पढ़ाती हैं, माशाल्लाह सारे काम खुद ही करती हैं। ठीक है ना, तो हम तो बहुत कम हेल्प करते हैं, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ। तो नौजवानों के अंदर क्या रुझान है इस बात का? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो जाहिर है खासतौर पे वुमेन इक्वालिटी के नाम पे जो है आप समझें कि मर्दों ने भी बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। घर में जो है मतलब मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं खुद घर में जो है मतलब काफी जो है इसकी मदद करता हूँ समीना की। तो ये वाली मदद तो नहीं है कि वो खाना पका देती है मैं खा लेता हूँ, ये ज्यादातर तो यही वाली मदद है। लेकिन उसके अलावा मतलब खाना पकाना या बर्तन धोना या सफाई करना, इवन कपड़े धोना, जो भी मतलब हो सके हेल्प आउट करना बहुत जरूरी है। खासतौर पर यहाँ की इन्वायरमेंट में जहाँ आपने कहा कि अगर औरत भी जो है काम कर रही है और मर्द भी काम कर रहा है, तो जाहिर है जब आप घर वापस आते हैं तो आपके पास तो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है पूरे घर का काम करने के लिए, तो जो चाहिए भी है कि मर्द को मदद करनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन ये रुझान जो है ये यंगस्टर्स में आप समझें कि ज्यादा है। अच्छा, तो ये ज्यादा है, मतलब इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि यहाँ की वैल्यूज हैं कि जहाँ पे मर्द औरत दोनों काम करते हैं और घर का काम भी मिलजुल के करते हैं। तो मैं जरा कपड़े धो लूं तो तुम जरा वैक्यूम कर दो, राइट? ये है रुझान, ये है यंगस्टर्स में तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमसे बेटर है इस लिहाज से। तो मैं तो ये विटनेस किया है क्योंकि मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ठीक है, और मुझे इस बात का ये एहसास हुआ कि यहाँ पे इस चीज को अजीब नहीं समझा जाता कि अच्छा, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर लेट्स से कि अगर किसी भी वजह से इन्होंने मेरा पर्स पकड़ लिया, तो पाकिस्तान में तो ये हो जाएगा कि पर्स पकड़ लिया, पर्स कैसे पकड़ लिया? ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि बीवी का पर्स पकड़ लिया, के पीछे पीछे चल गया। तो उसको अजीब सी नजरों में देखा जाएगा। यहाँ इस सोसाइटी में मायूब नहीं समझा जाता कि अगर किसी भी वजह से अगर मैं ड्रेस पकड़ रही हूँ या बहुत भारी है या मैं थक गई, मैंने देखा है कि ना ये मेंटालिटी इनके अंदर है कि ये बोले मुझे कि मैं क्यों पकड़ूं। ठीक है, तो यहाँ के नौजवानों में भी ये मेंटालिटी वैसे नहीं है। मैं महसूस ये करता हूँ कि वो इसको कोई बहुत बुरी चीज नहीं समझते कि अगर वाइफ की कोई बैग संभाल लिया या उसको हेल्प आउट कर दिया तो वो, मेरा ख्याल है। तो खाना पकाते हैं या नहीं पकाते हैं? मैं सच बताऊंगी, सच बताएं। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, सच के अलावा कुछ ना कहना। बिल्कुल मैं सच बताऊंगी। मैं जितना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी उससे ज्यादा खाना बनाते। अच्छा, उससे ज्यादा ये वर्ड मैं बोलूँगी ज्यादा फिट होता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ कि मैं कितना थकी हुई हूँ या मेरा मूड नहीं है आज पकाने का, जो कि अक्सर नहीं होता होगा। या होता है बहुत टाइम। अच्छा, होता है जनरली ये होता है कि अगर मूड होता भी है या अगर फर्ज करें नहीं भी हो, इनके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि बाहर से खा लेते हैं। बाहर से खा लेते हैं, तो इनको खुद भी पसंद होगा वैसे बाहर से खाना। है ये बात होती है कि भाई बाहर से खाना पसंद हो, जिस शौहर को बाहर से खाना पसंद होता है उसकी बीवी के बहुत मजे आते हैं। ये बात तो तय है। तो मतलब उमर आपको बाहर से खाना पसंद ज्यादा है? मुझे खाना बाहर से भी पसंद है, लेकिन जब मैं इनको खाना नहीं बनाने देता हूँ तो उसमें से काफी टाइम मैं खुद भी बनाता हूँ खाना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बाहर से आ रहा है अगर ये नहीं बना रही तो। मैं ऑन एयर बताना चाहूंगी कि कढ़ाई बहुत अच्छा बनाता है। कढ़ाई बहुत अच्छी बात है। अरे ये हर मर्द कढ़ाई अच्छी बनाता है, ये मतलब पेटेंट आसान है। 4 टमाटर काटे और ठक 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 तैयार कर दिया, कढ़ाई तैयार है। नाइस। अच्छा, एक सवाल लेते हैं, जरा बड़ा संजीदा सा सवाल है कि उमर स्पेशली जो है वो, क्योंकि आप इकना रिलीफ के अंदर भी वॉलंटियर करते हैं और उनकी इकना रिलीफ की जो कमेटी है उसके बोर्ड मेंबर भी हैं आप उसके, ठीक है ना, और ओवरसी करते हैं उनकी चीज़ों को, ठीक है। तो एक सवाल जो, क्योंकि ज़ाहिर इस्लाम हर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना एक मसला जो उमर मुझे महसूस होता है वो ये है कि हमने इतने सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए, इतने सारे इदारे बना दिए, वो कर दिया,
तो क्या आप देखते हैं कि एक ट्रांजिशन हो रहा है एक अडल्ट, एक बड़ी नस्ल से एक यंगर नस्ल की तरफ इन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजिशन हो रहा है लीडरशिप का, या नहीं हो रहा? देखें, बड़ी नस्ल से यंग नस्ल में ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। मसला एक और ये भी है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि थोड़ा पीछे रह गई हैं ऐसा लगता है जब से कनाडा आई हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है इनकी कमान जो है संभाली हुई है लोगों ने, जो कि मतलब ज्यादातर अरसा पाकिस्तान, इंडिया या मतलब सब इमिग्रेंट, हाँ, वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स ने संभाली हुई है। उन्हें नहीं पता एग्जैक्टली कि यहाँ का तौर तरीका क्या है, यहाँ पे लोगों को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, मार्केट कैसे किया जाए अपने आप को। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि जो यंग नस्ल है वो सामने आए और अब चीजों की कमान संभाले। ठीक है। एक मिसाल जो एक साहब हमेशा देते हैं, जो बहुत अच्छी मिसाल है कि देखें, आम का जो बीज है वो अगर आप पाकिस्तान में लगाएंगे तो आम का दरख्त निकल आएगा। ठीक है। वो यहाँ लगाएंगे तो आम का दरख्त तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है। तो इसी वजह से ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में अगर आप काम करेंगे तो वो यहाँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो तरीका जो आपको लग रहा था कि वो चलता था बैक होम, वो यहाँ नहीं चलेगा वो तरीका काम करने का। ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन मायूसी की बात यह है कि जिस तेजी से जवान नस्ल को उठाना चाहिए जिम्मेदारी, वो तेजी जो है नहीं है। दोनों तरफ तो गैप्स दोनों तरफ है। मैं ये महसूस करता हूं कि गैप दोनों तरफ है। एक नौजवान नस्ल को आगे बढ़कर भी संभाल लेना चाहिए। बाद दफा चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना, हर दौर में होते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं जब यंग था लाइक 25, 26 और तो काम मैंने करना शुरू किया बड़ों के साथ मिलकर, तो चैलेंजेस आते थे, बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा हम ऐसा नहीं करते, मतलब रोक दिया जाता था। लेकिन वो शायद हमारा अदब एहतराम का जो रवैया था, हमें जो सिखाया गया था, उसके नतीजे में हम उनकी वो बात बुरा नहीं मानते थे, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप यंगर नस्ल को ये बात कहते हैं तो बुरा भी मान जाते हैं और फिर वो आएंगे नहीं दूसरे दिन से। तो इसको कैसे टैकल किया जाए इस मसले को? आपके पास कोई सोल्यूशन सोचते हैं, आपके दिमाग में कोई है? देखिए, यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा डेलिकेसी का जो है मुजाहिरा करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखें, जो यहाँ पे यंग नस्ल है वो जिस माशरे में ग्रो हो रही है उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और उनको आपने बेइंतहा फ्रीडम दिया हुआ है। ठीक है। कोई उनको कुछ कह नहीं सकता, कोई। तो इससे होता क्या है कि आप जरा से भी उनसे अगर जो है सख्ती से बात करेंगे या ढांट डपट करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, रेबेलियस हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो है बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा और उनको हर अपने मशवरों में और अपनी डिसीजंस में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा और उनकी बात को अहमियत देनी पड़ेगी, एम्पावर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल एम्पावर करना पड़ेगा। That's the right thing. I want to listen from you. That's very good. You mentioned that. क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इशू है कि हम फैसला घर से करके आते हैं और उसके बाद बच्चों को बता देते कि बेटा तुम तो ये कर लेना है। तो वो अब नहीं चलेगा, वो अब नहीं चलेगा और हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को भी और तरीकेकार को भी। अगर हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स को और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आगे बढ़े और एक अगले स्टेप पर जाए, तो अपने आप को भी पीछे रखना शुरू करें और डिसीजन घर से बना कर ना आए, बल्कि उन लोगों के साथ मिलकर डिसीजन बनाए। अच्छा, एक बात और जो मैं महसूस करता हूं कि ये तो एक वजह है कि कम्युनिकेशन गैप की, राइट, कि जाहिर एक नौजवान नस्ल और एक जो ओल्ड नस्ल है उसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप। इवन घरों के अंदर भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। ठीक है ना। तो क्या वजह है कि मतलब पेरेंट्स तो बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, सब कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी होती है, तो क्या वजह है कि वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है? क्या वजूहत होती है उसकी? देखिए, असल में एक तो गैप है इसमें जनरेशन गैप, आप समझ लें। ठीक है। जिस जमाने में आप पले बड़े थे वो जमाना आज नहीं है जिसमें आपके बच्चे पढ़े लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो मसला यहाँ पे आ जाता है वो ये है कि आपका माहौल और आपका एनवायरनमेंट भी अलग था। जनरली स्पीकिंग, आप जो है फर्ज करें अगर फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है और आपके बच्चे यहाँ पे बड़े हुए हैं तो आपका माहौल कंप्लीटली अलग था और आज का माहौल कंप्लीटली अलग है। अच्छा, ये एक दूसरा मसला है। तो एक मसला तो ये है कि टाइम अलग है और आपका जगह मतलब प्लेस भी अलग है। ठीक है। अच्छा, तीसरा मसला जो है वो ये भी है कि आजकल जो चेंज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से। तो चेंज भी की रफ्तार जो है, चेंज हमेशा होता था, ऐसा नहीं कि चेंज कभी रुक गया था, लेकिन चेंज की रफ्तार जरा बढ़ गई है। तो इस वजह से फासले थोड़े बढ़ गए। ओहो। तो इस वजह से जो है ना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनकी प्रॉब्लम को आप समझें, ना कि उनको बताएं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। आप समझें कि उनको क्या लगता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है
और उनके साथ मिलके उसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि उनके मसले क्या हैं। अगर उनको लगेगा कि आप सिर्फ उनके मसलों को नजरअंदाज करके उनको बता रहे हैं कि आपके हिसाब से उनके क्या मसले हैं, तो वो फिर आप मतलब ये नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया का बड़ा एज है, मतलब मैं कार्टून देखता हूँ, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ, बड़ा कार्टून देखता हूँ कि वो जनाब अम्मी जो है वो लगी हुई है जनाब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज या सोशल मीडिया, और बच्चा इधर कंधे के ऊपर उल्टा हुआ पड़ा हुआ है, राइट। और बड़ा अजीब व गरीब किस्म के कार्टून अब तो आते हैं, मतलब खासतौर पे खवातीन को फोकस किया जाता है कि सोशल मीडिया में इतनी डूब गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों तक का भी ख्याल नहीं होता। तो आप कैसे देखती हैं सोशल मीडिया, कितना इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया का? करती हूँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन जाहिर है आप उसको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटी सी मिसाल है कि आप अपने फ़ोन पे एक स्क्रीन टाइम होता है कि आप कितना प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी फोन पे, तो एक शॉक भी लगता है कि अच्छा मैं 2 घंटे से पूरे हाँ, पता नहीं चलता इंसान को, वो इतना मतलब फेसबुक पे इतनी बुराइयां चल रही होती है कि वो पता कहाँ चलता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ सोशल मीडिया की, हाँ कि मुझे ये मसला नहीं है कि मेरे पास फोन नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, कुछ मतलब आपको महसूस नहीं होता कि आप फोन नहीं है अभी, चलो इसका बची हुई है इसका, पर आपका क्या मसला है? नहीं, अब जाहिर है मेरी उम्र तो इनसे भी ज्यादा है, तो मैं तो जो है मतलब वो खिलौनों से खेलता हुआ बड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ तो आईपैड और आईफोन वगैरह जिंदगी नहीं बदल सकती। बिल्कुल यार ये बहुत मतलब इतना डेंजरस है कि मैं आपको बताऊं, एक घर का वाकया मैं आपको सुनाऊं। हम दावत पे गए हुए थे, वहां पर तो वो फैमिली पूरी बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे, राइट, सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। अब वो 2 बच्चे ऐसे सामने इधर बैठे हुए, वो हंस रहे हैं और वो अपने सेल फोन को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, तो और सामने वाला भी हंस रहा है। तो मैंने पूछा, बेटा क्यों हंस रहे हो? कहने कि इन्होंने मुझे जो है मैसेज भेजा है। तो सूरत हाल ये कि एक टेबल पे बैठकर भी हम बात नहीं करते, वो मैसेज भेजते हैं। सही बात तो आज हमारे सोशल मीडिया जो है वो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है, और बहुत टाइम वेस्टेज बहुत है, मेरा ये ख्याल लगता है। टाइम वेस्टेज सबसे बड़ी चीज है, और दूसरी बात ये मुझे लगता है टाइम वेस्ट के अलावा सोशल मीडिया का स्लोगन तो खैर ये है कि हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, लेकिन असल जिंदगी में वो दूर कर रहा है लोगों को, जो करीब है उनको ही दूर कर रहा है। अच्छा। एक एग्जांपल मैं ये दूंगी कि हम अभी वुमेन्स डे पे जब डिनर पे लेके गए थे, हम उसके बाद डिजर्ट खाने गए, आइसक्रीम, ठीक है, वहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था और हम उसके बराबर में बैठे हुए थे, और मैंने देखा कि वो जो मियाँ है वो अपने फोन पे लगा हुआ है और जो बीवी है वो अपने फोन पे लगी है। आपस में भी बात नहीं कर रहे? आपस में भी बात नहीं कर रहे। आप उस पर टेक्स्ट भेज रहे हो अपनी बेगम को, और उन्होंने आपस में भेज रहे थे कहीं और, उन्होंने अपना मिल्कशेक या जो भी खा रहे थे। दिस इज वन ऑफ द रियलिटी। इसमें कोई वो नहीं है कि बाज़ दफा ये होता है कि मैं और मेरी बेगम भी बैठे, वो अपने सेल फोन को, मैं अपने सेल फोन, ये बहुत रियलिटीज है लाइफ की, और हमें जो है इसको कट डाउन करना चाहिए हमारा, क्योंकि इंसानी वैल्यूज की अहमियत ये है कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें। तो कोई आखिरी बात, कोई आखिरी मैसेज जो हमारे यूथ को आप देना चाहते हैं उमर? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो है मैं एक ही मैसेज जो यूथ को दूंगा वो ये दूंगा कि आपको कम्युनिटी में आगे आना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और अगर आपको कोई जगह नहीं दे रहा है तो आप जबरदस्ती अपनी जगह उसमें बनवाएं या बनाएं, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर जो है कनाडा में हमारी कम्युनिटी और हमारा जो कल्चर और हमारी सकाफत और आप समझें कि हमारा जो मजहब है, वो फिर जो है मतलब उसका आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनलेस हम ये काम करें। आप समीना कोई मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ इस यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी जो मुझसे छोटे हैं और या मेरे एज के हैं, जो मैं देखती हूँ कि आज की यूथ में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें कुछ चाहिए तो अभी चाहिए, आज चाहिए, इस वक्त चाहिए, इसी वक्त चाहिए। कोई चीज गलत हो गई तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको सह नहीं सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि सहने की ताकत और बर्दाश्त करना, पेशेंस, मुझे लगता है कि इसकी तवज्जो की जरूरत है। मुझे लगता है डेवलप करने की जरूरत है। थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की, और आई होप कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, हमने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की, आज कज़न मैरिज के हवाले से भी गुफ्तगू की, आपको न्यू कपल से मिलवाया और इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर भी डिस्कशन किया, इनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है आपको पसंद आएगा। अगर कोई फीडबैक हो तो आप jahangiriarif@gmail.com पे ज़रूर भेजें मुझे, या आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं 647-216-1347, या मेरा फेसबुक पेज जो है कम्युनिटी टॉक @आरिफ जहांगीरी,
उसके ऊपर जाकर भी आप मेरा फीडबैक दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए आरिफ जहांगीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।